हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अभी तक टोटल क्लासेस हो चुकी हैं 16 और ये हमारी क्लास नंबर है 17। पिछली 16 क्लासेस आप आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको टोटल 16 क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आप वो 16 क्लासेस मिस नहीं करते हैं तो हो सकता है वहीं से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और रॉन्ग हो जाए, तो इसलिए उनको भी कंप्लीट करना है। और ये जो क्लास नंबर 17 है, इसमें आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज 40 और 13 लगभग 53 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो एक दिन का टारगेट है कि लगभग 50 क्वेश्चन कराने हैं, तो वो सारे हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 900 क्वेश्चन है और उसमें से हम लोगों ने 250 के आसपास हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो लगभग 650 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो हम लोगों को 10 से 12 दिन में कंप्लीट करना है। तो आराम से हो जाएंगे, बट डेली आपको क्लास लेनी, कोई क्लास मिस नहीं करनी है, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझना है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपने AITT का मॉक टेस्ट अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए AITT का मॉक टेस्ट। ये कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर आप क्लिक करके 25 रुपये आपको पे करना होगा। इसके बाद आपको हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और जो आपने पेमेंट किया उसकी स्क्रीनशॉट भेजना होगा। जैसे आप इतना प्रोसेस करते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके बाद उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होंगे तो वहीं पर एक संडे लाइव टेस्ट होगा, जहां पर 50 क्वेश्चन AITT के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का जैसे होगा, क्योंकि AITT में जो एग्ज़ाम होने वाला है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन होंगे लाइव टेस्ट में और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 100 नंबर का पेपर होगा आपका AITT मॉक टेस्ट संडे को किस टाइम पे होगा, तो संडे को फ्रेंड्स 8 PM में होगा, नाइट के 8 PM में। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ़ीस केवल 25 रुपये है और यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि केवल फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ट्रेड के ही स्टूडेंट ज्वाइन करें, अदर ट्रेड के ना ही ज्वाइन करें, क्योंकि फिर आपको फ़ीस रिफ़ंड करनी पड़ती है। गलती से अगर आप किसी अन्य ट्रेड के भी हैं, गलती से आपने पेमेंट भी कर दिया है तो आपको फुल पेमेंट भी वापस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अदर जैसे नोट्स वगैरह है, इसकी PDF है जो हम क्लास वगैरह ले रहे हैं, तो अगर आप पेमेंट करके ये मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन करते हो तो इसका भी सपोर्ट हम आपको देते हैं। अगर आप PDF वगैरह भारत स्किल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो हम आपको ये PDF भी दे देंगे, ठीक है। बाकी फ्री में आपको मिल रही भारत स्किल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं हो रही डाउनलोड तो हमारी तरफ से आपको सपोर्ट दे दिया जाएगा। चलिए, आशा करते हैं सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस बिना देरी के। आज की क्लास में हम लोग टोटल क्वेश्चन 40 करेंगे और अभी तक आपने आईटी फाइटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बहुत गलत कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, बहुत मेहनत करी जा रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम लगा हुआ है आपके पास में। 27 दिसंबर के बहुत पास में एग्ज़ाम है और आपको ये सब कंप्लीट कराना है। अभी सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, फिर थर्ड सेमेस्टर कराना है, फिर फोर्थ सेमेस्टर कराने हैं और सभी में 200 के आसपास में क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इतना कर लीजिएगा। चलिए कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए कर लिया होगा आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीमर ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स इन द रीमर। ये फिगर बना हुआ है, फिगर वाले क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये हम फिगर वाले क्वेश्चन भी करा रहे हैं साथ साथ में। तो ये पूछ रहा है कि ये जो एक्स यहाँ पे इंकित किया गया है इसको क्या बोलते हैं। तो ये सबसे पहली बात, ये हमारा कौन सा टूल है, ये हमारा रीमर है, जो हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है। इसमें आप देखोगे एक एक्सिस लाइन है, एक्सिस लाइन के बाद एक जो टीथ हमारे बने हुए रीमर के, वो एक प्रकार से झुके होते हैं। क्या है, एक तरफा झुके होते हैं। तो ये जो जितना झुका होता है इसके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल का दूसरा नाम अगर डिल के चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसको हम रैक एंगल भी बोलते हैं, फ्लूट एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, रीमर में इस पार्ट को हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिल किए गए छेद को फिनिश करने के लिए प्रक्रिया क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस फिनिशिंग द डिल होल। डिल होल को फिनिश करना है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो डिल
के द्वारा हमने कोई होल बनाया, उस होल को फिनिश करना है तो हम रीमर का प्रयोग करते हैं और रीमर के द्वारा होल को फिनिश करना ही रीमिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाई हैंड रीमर हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है? इसलिए रखते हैं ताकि चैटरिंग जो है कम हो। ठीक है, हैंड रीमर के जो टीथ होते हैं उसमें जो दांत टीथ होते हैं वो क्या है, जो गैप होता है वो असमान होता है, समांतर गैप, पैरेलल गैप नहीं होता। किसी में कम गैप होता है, किसी में ज़्यादा होता है दोनों टीथ के बीच में, तो वो इसलिए होता है ताकि चैटरिंग कम हो सके। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्लियरेंस सिंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस सिंगल का उद्देश्य क्या है? तो ट्विस्ट ड्रिल का क्लियर सिंगल, देखिए यहाँ पर क्लियर सिंगल से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्लियर सिंगल कहीं भी रखा जाए, चाहे वो चीजल में हो, चाहे वो जब हम लेथ मशीन में पढ़ते हैं, तो क्लियर सिंगल का पर्पज़ यही रहता है कि जो हमारा कटिंग टूल है वो जॉब की बॉडी से रगड़ ना खाए, है ना, टकराए नहीं। अगर रगड़ खाएगा तो हो सकता है हमारा जो कटिंग टूल है वो क्या है, गर्म हो जाएगा, ख़राब भी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमें याद रखना है। तो कहीं वो क्लियर सिंगल कम होगा या अधिक होगा, वो सब टूल पे डिपेंड करता है कि हमारा टूल कैसा है और कौन सा हम प्रोसेस करें। जैसे चीजल में अगर हम बात करेंगे कि क्लियर सिंगल, अगर चीजल में क्लियर सिंगल कम होगा तो क्या होगा, चीजल जो है हमारी जॉब की सरफेस पर फिसलेगी। अगर क्लियर सिंगल उसमें चीजल में हम अधिक देंगे तो फिर क्या होता है, चीजल जो है हमारी जॉब में धंसती है। क्योंकि आपको पता है क्लियर सिंगल क्या होता है, यही जो चीजल यहाँ पर आपको पता है ना, ये जो झुकाव होता है, झुकाव कोण यहाँ से टीथ का जो चीजल होती है, इसका जो लोअर कटिंग एज होता है। देखिए चीजल में दो कटिंग एज होंगे, एक अपर वाला होगा, एक लोअर वाला। तो इस लोअर वाले कटिंग एज से और जॉब की सरफेस के बीच में जो हमारा कोण बनता है वही हमारा क्लियर सिंगल होता है। तो ये क्लियर सिंगल अगर कम होता है तो चीजल हमारी जॉब की सरफेस पे फिर फिसलती है। अगर क्लियर सिंगल हमारा अधिक होगा तो चीजल जो है जॉब में धंसती है। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछा है कि ट्विस्ट ड्रिल में क्लियर सिंगल का उद्देश्य क्या है। तो इसमें उद्देश्य जो होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिवेंट रफ होल, क्या हम अपरिष्कृत छिद्रों को रोकें, ओवरसाइज को छिद्रों को रोकें, किनारों को असमान कोणों को रोकें, ड्रिल के किनारों को घर्षण को रोकें। तो हमने जैसे बताया कि हम क्लियर सिंगल इसलिए देते हैं ताकि कि फ्रिक्शन कम हो सके। तो प्रिवेंट फ्रिक्शन को बचाने के लिए ड्रिल होल बिहाइंड द कटिंग एज। जब हमारा ड्रिल कटिंग करता है तो कटिंग एज क्या है, हमारी जॉब की जो होल की जो सरफेस है उसके साथ हमारा फ्रिक्शन ना हो, इसलिए हम क्लियर सिंगल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण कितना होता है। तो कभी भी जब रिवेटिंग के लिए पूछे काउंटर सिंकिंग एंगल तो हमारा 75 डिग्री होता है। अगर सेल्फ टाइपिंग स्क्रू के लिए पूछता है कि कितना काउंटर सिंकिंग एंगल रखते हैं तो सेल्फ टाइपिंग स्क्रू के लिए हम 80 डिग्री रखते हैं। अगर पूछे आपसे कि हमें टैप चलाने से पहले, जैसे हमें थ्रेडिंग करना है, ठीक है, होल में हमें थ्रेडिंग करना है, तो टैपिंग करने से पहले हम होल की चेम्फरिंग करते हैं। तो होल की चेम्फरिंग करने के लिए हम कोण कितना रखते हैं, 120 डिग्री रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं, 120 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री होल के बर को हटाने के लिए हम 90 डिग्री करते हैं, या फिर काउंटर सिंक हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए हम 90 डिग्री रखते हैं। तो ये सारे एंगल आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, 75 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। तो क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीजन ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। तो जैसा कि अभी हमने बताया है कि कोई भी चीज़ अगर गर्म हो रही तो कहीं ना कहीं हमारा क्लियर सिंगल सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्लियर सिंगल कहाँ पर हमारा एक ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन दिया है, क्लियर सिंगल हमारा सही नहीं है। क्लियर सिंगल सही नहीं मतलब क्या है, अगर क्लियर सिंगल हमारा इसमें कम होगा ड्रिलिंग करते समय तो हमारा ड्रिल क्या है, होल की सरफेस से हमारा रगड़ खाएगा, जिससे ड्रिल क्या है हमारा गर्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्लियर सिंगल प्रॉपर सही रखना चाहिए। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दी गई गहराई के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर
7 पूछा है कि दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन क्या है। इसका मतलब क्या है, कोई हमारा होल बना हुआ है, ठीक है, दी गई गहराई, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज होल गिवन डेप्थ, कोई गहराई दी गई है, उस होल को क्या है, बड़ा करना है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, काउंटर बोरिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगर वो एक क्वेश्चन में कहता है कि होल को हमें बड़ा करना है, केवल होल को बड़ा करना अगर बोलता है, तो हम वहाँ पे बोरिंग लगाते हैं। एक ऑप्शन और होता है, वहाँ पे बोरिंग दिया होता है। जब भी दी गई गहराई वर्ड यूज करता है तब वहाँ पे हमारा काउंटर बोरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डिल का क्लीयरेंस कोण अधिक है। फिर से क्लीयरेंस एंगल को क्वेश्चन आया है। तो क्लीयरेंस एंगल जब भी माइंड में आ जाए, क्लीयरेंस एंगल से पूछे, तो डिल में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होगा, अगर क्लीयरेंस एंगल अगर हम कम रखेंगे तो हमारा जो हमारा डिल क्या है वो गर्म हो जाए। क्यों गर्म हो जाए, क्योंकि क्लीयरेंस एंगल कम है, तो मतलब कि डिल हमारा होल की सरफेस से क्या है, आपस में टकराएगा, तो डिल हमारा गर्म हो जाएगा। अगर क्लीयरेंस एंगल अधिक रखेंगे तो फिर जो हमारी कटिंग एज है वो कमज़ोर हो जाएंगे। मान लो ये हमारा क्लीयरेंस एंगल है, ठीक है, ये चीज़ है, तो यहाँ पर क्या है, क्लीयरेंस एंगल क्या है, अभी आपको अधिक दिख रहा है ना, अधिक दिख रहा है, ये सरफेस होगी, तो इसके बीच में जो हमारा ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये हमारा क्या क्लीयरेंस एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा क्लीयरेंस एंगल अधिक, जब क्लीयरेंस एंगल अधिक होता है तो ये जो पॉइंट होते हैं, जो कटिंग एज होता है, वो हमारे पतले होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा जब क्लीयरेंस एंगल अधिक हो जाता है तो कटिंग एज पतले हो जाती है, जिसकी वजह से कटिंग एज हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा, कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए क्लीयरेंस एंगल हमको अधिक नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा अधिक। अगर क्लीयरेंस एंगल कम होगा तो क्या होगा, तो हमारा डिल कुछ इस प्रकार से बना होगा। अगर इस प्रकार से हमारा कुछ डिल का कटिंग पॉइंट होगा, तो हमारा एक तो डिल का जो कटिंग एज है वो हमारा मोटा हो जाएगा। दूसरा कि यहाँ पे क्लीयरेंस एंगल कम होगा तो जॉब की सरफेस से भिड़ेगा और डिल हमारा गर्म हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने, जब डिल का क्लीयरेंस एंगल कम होगा तो डिल हमारा गर्म होगा, और क्लीयरेंस एंगल अगर अधिक है तो फिर क्या होगा, कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा। क्यों होगा, जो हमने अभी फिगर से बताया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ़ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ सेंट्रल वाइल ड्रिलिंग। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा हो तो क्या होगा। मतलब ड्रिलिंग हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो हमने सेंटर पंच के माध्यम से जो हमने होल में सेंटर एक लगाया था, उस सेंटर से थोड़ा दाएं बाएं हो गया और हम होल किए जा रहे हैं। तो यही कह रहा है कि यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल क्या होता है, जो हमारा ड्रिलिंग मशीन में एक मेन स्पिंडल होता है जिसमें हम ड्रिल लगाते हैं, तो वो मेन स्पिंडल जो है केंद्र से बाहर चल रहा है। अब केंद्र से बाहर चल रहा है तो मतलब हमारा ड्रिल भी केंद्र से बाहर चल रहा होगा। तो जब ऐसा होता है, इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाता है कि जो होल है वो हमारा ओवर साइज हो जाता है, अधिक आकार में होल हमारा बन जाता है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा, एक फिगर दिया गया है और फिगर में पूछा है कि थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का क्या नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द थ्रेड। एक फिगर दिया गया, इसमें पूछा है कि हम इसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, ये जो थ्रेड का अपर साइड होता है, आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। क्या फ्रेंड्स बोलते हैं, हम इसको क्रस्ट बोलते हैं। अगर ये वाला भाग पूछता है तो इसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। और दोनों को जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसको हम फ्लैंक बोलते हैं। तो ये आपको याद रखने है ना, ये जो क्रस्ट और रूट को जो सतह जोड़ रही उसको हम फ्लैंक बोलते हैं। अगर यही लंबवत पूछा जाए, यहाँ से लंबवत, जैसे कि एक फिगर यहाँ पे दिया गया होगा कहीं, तो मान लो अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है तो वो हमारी गहराई होती है कि थ्रेड में हमारी गहराई कितनी, वो ऐसे पता करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यहाँ पे एक क्रस्ट और दूसरा क्रस्ट, तो एक थ्रेड के एक सिरे से और थ्रेड के दूसरे सिरे के बीच में जो यहाँ पे पूछा जा रहा है इसको हम पिच बोलते हैं।
तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसको हम पिच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ए रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32 से 46 HATV ग्राइंडिंग व्हील जिसका ये है, इसमें ए पूछा है। तो देखिए आपको केवल ये नहीं रटना है कि इसमें ए दिया है तो ए को क्या कहते हैं। देखिए एग्जाम अभी आपको पास करना तो आप रट सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा सेम, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा फिर भी। लेकिन आगे अब आपको तैयारी करना होगा तो आपको हर एक चीज़ को समझना है किसको हम क्या बोलते हैं। तो ये जो हमारा 32 होता है ये कंपनी का एक रिप्रेजेंट नंबर है, वो अपना एक ये नंबर दे देती कि हाँ ये जॉब है या फिर इस नंबर का है, एक प्रकार का मार्क है कि ये 32 नंबर है तो इस टाइप का हमारा जॉब होगा। मान लो 34 नंबर है तो इस टाइप का हमारा जॉब होगा। तो ये अलग अलग यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब मान लो ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, तो मान लो हमारा 32 है तो मतलब इस टाइप का हमारा ग्राइंडिंग व्हील होगा, 34 है तो इस टाइप का होगा। तो वो ये कंपनी डिसाइड करती है कि हमारा क्या हो, कुछ भी हो रख सकती है, कोई भी नंबर रख सकती है। दूसरा जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है हमेशा दूसरे नंबर पे जो रखा जाता है वो हमारा होता है एब्रेसिव, कि कौन सा हमारा एब्रेसिव है ना। कई टाइप के एब्रेसिव होते हैं तो वो यहाँ पर हम रखते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड है कि हमारा एल्यूमिनियम ऑक्स, तो ये यहाँ पर हम रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो 46 है ये हमारा क्या दर्शाता है, तो 46 हमारा ग्रेन साइज दर्शाता है कि ग्रेन साइज नंबर हमारा कितना है। जैसे कि आपको पता है 10 से 600 तक हमारा शायद होता है, और 10 से 24 हमारा फिर इसके बाद 30 से 60 होता है, फिर 80 से 180 होते हैं। तो ये टेबल भी आपको याद होगी। तो ये वही यहाँ पर पूछा है कि 46 हमारा क्या है, पूछा तो नहीं लेकिन हम आपको बता रहे 46 क्या है, यहाँ पे ग्रेन साइज है। एच क्या है, एच हमारा व्हील का ग्रेड है, तो एच क्या है हमारा व्हील का ग्रेड है। और यहाँ पे 8 क्या है, 8 हमारा जो होता है स्ट्रक्चर होता है, व्हील का स्ट्रक्चर होता है। वी क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो ये जो सीरियल होते हैं, ये सीरियल आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले जो दिया होगा वो कंपनी का नंबर होगा, दूसरा जो दिया होगा एब्रेसिव होगा, इसके बाद जो दिया होगा वो ग्रेन साइज दिया होता है, इसके बाद हमारा व्हील का ग्रेड दिया होता है, इसके 8 एक नंबर देता है वो स्ट्रक्चर होता है, वी क्या है हमारा बॉन्ड होता है। तो ये सर अब जैसे इसमें ए पूछा है तो ए पूछ लिया तो इसने हम क्या बताएंगे, ए हमारा होता है टाइप ऑफ एब्रेसिव इज़ द राइट आंसर। अगर यहाँ पे ए की जगह पे ये पूछ लेता कि 8 क्या है तो हम क्या बताते हैं, हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें एक और ऑप्शन होता है वो वहाँ पर होता है स्ट्रक्चर। अगर ये मान लो क्या पूछ लेता है, यहाँ पे 46 पूछ लेता कि 46 क्या है, तो 46 हमारा ग्रेन साइज हो जाता। अगर यहाँ पे 46 के जगह पे वी पूछ लेता, वी क्या होता है, तो वी हमारा बॉन्ड होता है, तब हमारा क्या होता है, राइट आंसर सी ऑप्शन होता है। इस टाइप से वो घुमा घुमा के कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ लेगा और आप 100% बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन द कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। कोई भी हमने ग्राइंडिंग व्हील लगाया है, ठीक है, तो उसको हमें कॉन्सेंट्रिक चलाना है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि कोई जो हमारा कोई चीज़ घूम रहा है वो अपने सेंटर की मतलब बराबर में घूमे। ये नहीं कि जैसे आप कोई चीज़ घुमाते हो तो ऊपर लहर मार रहा हो, है ना, या फिर अपने वो सेंटर से अगर ना घूमे तो फिर से उसे हम एसेंट्रिक बोलते हैं। अगर वो सेंटर में वो अपने सेंटर में घूम रहा हो तो उसे हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। तो इसलिए कॉन्सेंट्रिक में हमारा व्हील घूमे तभी हम प्रॉपर किसी भी टूल की ग्राइंडिंग करना है, कुछ भी करना है, तभी हम आसानी से कर पाएंगे। अगर वो कॉन्सेंट्रिक नहीं घूम रहा होगा तो फिर हमारा टूल के टूटने की आशंका हो सकती है और चोट भी लग सकती है। इसलिए हम व्हील को जब भी हम सेट करते हैं तो पहले हम चेक करते हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रिक है कि नहीं है। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, ट्रूइंग कहते हैं। ट्रूइंग मतलब हम उसको घुमा के देखते हैं कि हमारा, और कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं, तो ट्रूइंग ही एक हमारा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारा व्हील जो है कॉन्सेंट्रिक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा था, कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। तो व्हील को लगाने के बाद हमें ट्रूइंग क्रिया करनी चाहिए, हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारा सेंटर में घूम रहा है कि नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से क्या प्राप्त होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस से क्या प्राप्त होता है हमारा, बताने आपको। ब्लास्ट फर्नेस से हमारा
क्या प्राप्त होता है। अगर यहाँ पे क्यूपुला फर्नेस पूछ लेता तो क्या राइट आंसर होता है, ये भी आपको बताना है। तो कमेंट करके बताना है क्यूपुला फर्नेस से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। तो जब भी ब्लास्ट फर्नेस पूछेगा, जिसको हम हिंदी में वात्या भट्ठी भी बोलते हैं, ठीक है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, वात्या भट्ठी भी हम इसको बोलते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस से हम पिग आयरन प्राप्त करते हैं और क्यूपुला फर्नेस से हम कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं। और पुडलिंग फर्नेस से हम क्या प्राप्त करते हैं, पुडलिंग फर्नेस से हम राट आयरन प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है Which metal is used to manufacture magnet ball bearing and cutting tool? मैग्नेट बॉल बेरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे और मैग्नेट यहाँ पे दिया जाए, क्वेश्चन में कैसे याद करने के तरीके होते हैं, जैसे आपने मैग्नेट क्वेश्चन में देखा और आपको पता है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किस मेटल का यूज करते हैं। जब हम मेटल चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पता है कोबाल्ट का हम यूज करते हैं। तो स्थायी चुंबक अगर हमें बनाना है तो हम कोबाल्ट की मात्रा को मिलाते हैं। तो वहाँ पर हमारा वो जो कोई भी मेटल है, अगर उसमें हम इतने परसेंट मिला दें, उसका भी शायद 30% है। तो अगर हम कोई हमारा मेटल है या फिर उसमें अगर हम कोबाल्ट मिला दें तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किस मेटल का यूज करते हैं, कोबाल्ट का यूज करते हैं। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रख सकते हो। तो ये पूछा था कि मैग्नेट बॉल बेरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं, कोबाल्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा है कि पायराइट एक्स में कितना तांबा होता है। तो पायराइट एक्स में कितना हमारा कॉपर होता है, ये पूछा। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दी गए, इनको आपको सही कर लेना है। ये पहला ऑप्शन है हमारा 15% है, दूसरा ऑप्शन है 32% है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 50% है और फोर्थ ऑप्शन है 45% है। तो ये आपको याद रखना है। तो पायराइट एक्स में जो हमारा कॉपर होता है वो हमारा 32% होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, हमारा 32% हमारा पायराइट एक्स में कॉपर होता है। अगर वो पूछता है मैलेकाइट में हमारा कितना कॉपर होता है, तो मैलेकाइट में हमारा 55% होता है। मैलेकाइट क्या है, हमारा कॉपर का अयस्क होता है और उसमें कॉपर की मात्रा 55% होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मैनी टाइप्स ऑफ एसिड। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। कभी भी क्वेश्चन में एसिड आपको दिख जाए और मेटल चैप्टर से रिलेटेड हो तो आंसर उसका 101% आपका वहाँ पे लगभग लेड ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये चीज़, कुछ चीज़ें ट्रिक होती हैं वो आपको समझ लेना होता है। तो या फिर आपको जैसे आप तेजाब के टैंकों में कौन सा मेटल यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लेड यूज करते हैं, क्योंकि तेजाब का टैंक वहाँ पर भी हमारा एसिड आ रहा है, तो वहाँ पर भी लेड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा है व्हाट इज़ द यूज ऑफ टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज का उपयोग क्या है, गहराई नापना, बाहरी आयाम मापना, कोणीय आयाम मापना, छेद स्लॉट के आकार को मापना। तो टेलीस्कोप गेज के माध्यम से क्या करते हैं, कोई भी हमारा होल है उसके साइज को हम मापते हैं, कि होल का हम व्यास मापते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप गेज के माध्यम से होल की हम गहराई को नहीं मापते, हम क्या मापते हैं कि हमारा होल का व्यास कितना है, 10 mm का है या 20 mm का है या 150 का है, ये हम उससे चेक करते हैं। तो टेलीस्कोप गेज का भी एक साइज होता है, उस साइज की रेंज में ही हम केवल चेक कर सकते हैं। और इसे हम स्लॉट भी माप सकते हैं, कि मान लो कोई स्लॉट बना हुआ है तो वो स्लॉट हमारा कितना, कैसे चेक करते हैं, एक्सटेंशन रॉड होती है, वो एक्सटेंशन रॉड एक प्रॉपर साइज में होती है, उसको हम लगा देते हैं। फिर क्योंकि हमारा टेलीस्कोप एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है, प्रत्यक्ष मापी टूल नहीं है, और अप्रत्यक्ष मापी टूल होने की वजह से इसे अन्य मेजरिंग टूल की मदद से हम चेक करते हैं कि हाँ ये एक्सटेंशन रॉड जो हमने यहाँ पे लगा के चेक किया है वो कितनी साइज की है ना। ऐसे नहीं कि हमने एक्सटेंशन रॉड लगा दिए तो हमें पता चल गया कि हमारा होल का साइज इतना है या स्लॉट का साइज इतना है। इसीलिए टेलीस्कोप गेज को हम अप्रत्यक्ष मापी टूल, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विच मेथड
इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस। ये काफ़ी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन, क्योंकि आंसर इसका गलत दिया गया है। सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो सरफेस के पास अगर कोई टूटा हुआ स्टड है उसको अगर हमें निकालना है, स्टड क्या होता है ये हमें समझना जरूरी। कोई हमारी एक रॉड होती है, उस रॉड के दोनों सिरों पर हमारी थ्रेड होती है और बीच का भाग हमारा बेल, जो बीच का भाग जो होता है वो हमारा प्लेन होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्टड कहलाता है। तो ये स्टड की खास बात होती है कि उसके दोनों सिरों पर हमारी थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। तो ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ पे पूछा था कि स्टड को निकालने के लिए अगर स्टड हमारा सरफेस के पास में टूट गया है, ठीक है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रिक पंच मेथड का यूज करते हैं। आंसर शायद यूजिंग टेपर पंच दिया वो गलत है। हम प्रिक पंच मेथड के माध्यम से हम इसको निकालते हैं, कोई भी हमारा टूटा हुआ स्टड है उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 में काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है? तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने क्लियर किया था कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू पूछेगा तो 90 डिग्री लगाएंगे। होल के बर को हटाना है, होल में अगर हमें बर को हटाना है, रिमूव करना है तो 90 डिग्री लगाएंगे। अगर रिवटिंग के लिए पूछा है, रिवटिंग के लिए हम काउंटर सिंकिंग जो एंगल रखते हैं 75 डिग्री। होल की चेम्फरिंग करने के लिए हम 120 डिग्री रखते हैं। और 80 डिग्री किसे रखते हैं? 80 डिग्री हम किसके लिए रखते हैं? हम सेल्फ टाइपिंग स्क्रू के लिए रखते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे 20 क्या पूछा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल इन द ड्रिल बिट मार्क्ड एस? ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया कोण का नाम क्या है? ये यहाँ पर चिन्हित किया गया है और ये पूछ रहा है कि ये कौन सा एंगल है। ठीक है, ये हमारा लिप दिखाई दे रहा है और ये कटिंग एज है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा लिप एंगल होता है वो 8 से 15 डिग्री होता है। तो ड्रिल का लिप एंगल कितना होता है? लिप एंगल नहीं, लिप क्लियरेंस एंगल जो होता है 8 से 15 होता है। अगर केवल पूछे लिप एंगल कितना होता है तो वो हमारा 59 डिग्री होता है। तो ड्रिल का लिप एंगल 59 डिग्री, ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल 8 से 15 डिग्री। और सामान्य कार्य के लिए पूछे कि ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल कितना हो, तो सामान्य कार्य के लिए हमारा 12 से 15 डिग्री होता है। सामान्य कार्य किसे बोलते हैं? अगर हम माइल्ड स्टील में कोई काम कर रहे हैं, माइल्ड स्टील का जॉब बना रहे हैं, तो उसे हम सामान्य वर्क पीस के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो अगर पूछ ले कि माइल्ड स्टील के लिए, अगर माइल्ड स्टील में हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसका ड्रिल का जो हमारा लिप क्लियरेंस एंगल कितना होगा? 12 से 15 होगा। या फिर सामान्य कार्य भी पूछ लेता तो भी हमारा 12 से 15 होगा। अगर वो मेटल का नाम नहीं दे रहा है या फिर सामान्य कार्य वर्ड नहीं लिख रहा है तो हम क्या लगाएंगे? अगर केवल लिप क्लियरेंस एंगल पूछ रहा है तो हम 8 से 15 लगाएंगे। लिप एंगल पूछेगा तो 59 डिग्री होगा। अगर केवल पूछे कि ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है तो वो हमारा सामान्यतः 118 डिग्री होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखेंगे। तो ये यहाँ पे जो फिगर दिया गया है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लिप क्लियरेंस एंगल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हम इसको लिप क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? तो ड्रिल बिट में हमारा हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित करते हैं? वो हमारा रैक एंगल से निर्धारित होता है। तो ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? वो हमारा रैक कोण से निर्धारित होता है। रीमर का उपयोग क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में से पूछा है। तो रीमर का उपयोग क्या है? ड्रिल के द्वारा जो हमने होल किया गया है उस होल को फिनिश करना ही हमारा क्या कहलाता है? रीमिंग कहलाता है। तो फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल को करेक्ट साइज में फिनिश करना ही रीमर का उपयोग हुए। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल? टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? देखिए, ट्विस्ट ड्रिल आपको पता है 3 टाइप के होते हैं। एक मटेरियल के आधार पे, एक HNS है ना, HNS। तो यहाँ पे ये जो ड्रिल होता है ये H का एंगल होता है, एक N का एंगल होता है, एक S का होता है। H का मतलब क्या है? ये यहाँ पर
हार्ड मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं, और एक एन होता है जो नॉर्मल कार्य के लिए यूज करते हैं, और ये एस क्या होता है, सॉफ्ट मेटल के लिए यूज करते हैं। इनका एक अलग अलग एंगल होता है। जब आप क्लास कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि हार्ड मटेरियल के लिए ड्रिल का जो हमारा हेलिक्स एंगल है वो कितना रखा जाता है। और क्योंकि ड्रिल में जो हमारे 3 टाइप के एंगल रखे जाते हैं, सामान्यतः जो हमारा ड्रिल का हेलिक्स एंगल होता है 27.5 डिग्री होता है। सामान्यतः ड्रिल का हेलिक्स एंगल जो होता है वो 27.5 डिग्री होता है। अब इसी प्रकार से आपको बताना है कि हार्ड मटेरियल के लिए अगर हमें ड्रिलिंग करना तो वहाँ पर हमारा ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होगा। इसी प्रकार से एन के लिए बताना है, एस के लिए बताना है। जब वीडियो कंप्लीट हो जाए आपको पब्लिक कमेंट में बताना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि यहाँ पर एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, ऐसे याद रखना है। एन से मतलब क्या है, नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल वर्क के लिए यूज करते हैं, या फिर लो कार्बन स्टील, जिसको हमने अभी बताया था कि लो कार्बन स्टील को हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, जो सामान्य कार्य के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे एन कार्य के लिए पूछा है तो लो कार्बन स्टील, नॉर्मल लो कार्बन स्टील लगाएंगे। अगर वो एस पूछता, जैसे यहाँ पे इन्होंने एन पूछा है, अगर यस पूछता तो क्या लगाएंगे आंसर, क्योंकि 3 टाइप होते हैं, एक एच होता है, एक एन होता है, एक यस होता है। तो यस अगर पूछता है तो वहाँ पर हम लगाते हैं यूज टू सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। अगर वो यहाँ पर एच पूछता तो एच मतलब हार्ड, तो यूज फॉर हार्ड मटेरियल, वहाँ पर हम हार्ड मटेरियल, कठोर मटेरियल के लिए यूज करते हैं। तो वहाँ पे ये राइट आंसर होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा हमारा वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा है कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा। तो कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा, ये 4 ऑप्शन है। हैंड रीमर, सॉकेट रीमर, आपको अच्छे से पता होगा। तो जो हैंड रीमर में हमारा टेपर लीड होता है वो सबसे अधिक होता है। तो किस रीमर में सबसे अधिक हमारा टेपर लीड होता है, वो हमारा हैंड रीमर में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रीमर विद द पायलट। पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का क्या कार्य है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो ऑप्शन है होल का आकार सही रखें, होल से बर को दूर करता है। थर्ड ऑप्शन है रीमर को की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करें, और रीमर को रीम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए। तो क्या होता है, पायलट के साथ हैंड रीमर हम क्यों रखते हैं। पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य ये होता है कि जब हम रीमिंग करें तो रीमर हमारा होल के साथ में कॉन्सेंट्रिक रहे। कॉन्सेंट्रिक मतलब होल के सेंटर में रहे, सीध में रहे, इसलिए हम वहाँ पे हैंड रीमर में हम एक पायलट रखते हैं। उस पायलट का ही कार्य पूछ रहा है। ठीक है, तो पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य पूछ रहा था, तो ये हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, रीमर को रीम्ड होने वाले होल के साथ में कॉन्सेंट्रिक रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है, ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। मतलब जो ड्रिल का पॉइंट एंगल है वो किसके आधार पर रखा जाता है, तो वो जॉब की मटेरियल के आधार पर रखते हैं कि जॉब का हमारा मटेरियल अगर हमें हार्ड है तो ड्रिल का एंगल कम रखेंगे या अधिक रखेंगे। तो ये हमारा जॉब के मटेरियल के आधार पे ड्रिल का पॉइंट एंगल डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर हमारा जो मेटल है, ठीक है, वो हमारा सॉफ्ट है तो हमारा ड्रिल का एंगल कितना रखा जाता है। अगर हमारा मेटल हार्ड है तो हमारा ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है। तो वो हमारा जॉब मटेरियल के आधार पे निर्भर रहता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि नर्म धातुओं में अगर हमें ड्रिलिंग करनी, ठीक है, अगर हमें नर्म धातुओं में ड्रिलिंग करनी है तो हमें ड्रिल का एंगल कितना रखते हैं। तो आपको पता होगा नर्म धातु में ड्रिलिंग करना है तो ड्रिल का एंगल 90 डिग्री रखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा जॉब का मटेरियल हमारा सॉफ्ट होगा तो ड्रिल का एंगल कितना रखेंगे, कम रखेंगे। अगर हमारा जॉब हार्ड होगा, मतलब कि अगर हम हाई कार्बन स्टील में ड्रिलिंग कर रहे होंगे या कास्ट स्टील में ड्रिलिंग करने होंगे, तो उसके लिए जो ड्रिल का पॉइंट एंगल होगा वो 130 के आसपास होगा। मतलब ड्रिल का एंगल जो होगा 130 डिग्री या 140 डिग्री हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेटल हार्ड है ना। तो इस वजह से तो जब मेटल हमारा हार्ड होगा तो ड्रिल का पॉइंट एंगल
ज़्यादा ही रखेंगे। अगर जो जॉब मटेरियल है वो अगर हमारा सॉफ्ट है तो ड्रिल का पॉइंट एंगल कम रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द ड्रिल ऑफ साइज फॉर रिमिंग 10 mm होल इफ़ अंडर द साइज इज 0.2। अंडर साइज जो दिया गया है 0.2 mm दिया गया है, ओवर साइज जो दिया गया है वो 0.05। ओवर साइज क्या होता है? ओवर साइज आपको पता होगा, जो ड्रिल होता है वो हमेशा अपने साइज से 0.05 का होल बड़ा बनाता है। ठीक है, ओवर साइज क्या होता है? क्यों हम ओवर साइज जोड़ते हैं? इसलिए क्योंकि जब ड्रिल से हम होल करते हैं वो अपने साइज से 0.05 mm का होल बड़ा बनाता है। इतना साइज वो अधिक, अगर मान लो ड्रिल का साइज 10 mm है तो वो हमारा जब उस ड्रिल से होल करेंगे तो होल का साइज जो होगा वो 10.05 mm होगा, क्योंकि 0.05 mm जो है वो होल ड्रिल के साइज से बड़ा बना देता है। इसलिए यहाँ पे हम ड्रिल के इसमें हम अंडर साइज में जोड़ के उसको घटाते हैं। अब यहाँ पे निकालना क्या है, हमें ये समझना है कि एक रीमर है जिसको यहाँ पे क्या दिया है कि 10 mm का छेद, मतलब होल जो है वो हमारा 10 mm का है और कह रहा है 10 mm के छेद की रीमिंग करने के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ड्रिल साइज हमारा यहाँ पर कितना होगा। अगर अंडर साइज दिया है 0.02 mm और ओवर साइज इतना दिया, तो फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है। ड्रिल साइज बराबर क्या होता है? रीमर साइज, है ना, रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो अब यहाँ पे हमारा रीमर साइज कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। ये हमारा 10 क्या है? 10 mm की छेद की रीमिंग करने के लिए, तो 10 mm की छेद होल की हमें रीमिंग करना है। तो हम यहाँ पर रीमर जो हमारा साइज दिया 10 है माइनस ये यहाँ पे जो दिया गया है वो हमारा यहाँ पर कितने हैं? 0.02 mm हमारा यहाँ पे अंडर साइज हो गया, तो 0.2 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे ओ हमारा क्या है? ओवर साइज है। ओवर साइज हमारा 0.05 दिया गया, इसको हम जब जोड़ेंगे तो हमारा 0.25 आएगा। तो 0.25 को जब हम 10 में घटाएंगे तो 9.75 हमारा आंसर निकल के आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे ड्रिल साइज जो यहाँ पे 9.75 निकल के आएगा। क्या होगा राइट आंसर? हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या पूछा है? इस टूल का नाम क्या है? इस टूल का नाम बताना है। ये फिगर दिया गया है तो इसमें स्टार बना हुआ है और एक ये व्हील टाइप का, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे स्टार व्हील ड्रेसर, है ना। तो यहाँ पे हम फिगर से ही हमको आंसर निकालना है। तो ये हमारा कौन सा है? व्हील, हमारा स्टार व्हील ड्रेसर। कैसे? स्टार बना हुआ है और व्हील है तो स्टार व्हील ड्रेसर। इस टाइप से हमें याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है? विच इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड क्या इंगित करता है ये आपको बताना है। तो बॉन्ड की ताकत को हम ग्रेड से इंडिकेट करते हैं। तो ग्रेड क्या होता है? ग्रेड ये होता है कि जब हमारा बॉन्ड जो होता है एब्रेसिव कणों को कितनी मजबूती से पकड़ता है, वही हमारा ग्रेड कहलाता है। ग्रेड क्या होता है? फिर से सुन लीजिए, जो हमारा बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होता है? ये बॉन्ड हमारा व्हील की एब्रेसिव कणों को कितनी मजबूती से पकड़ता है वो हमारा व्हील का ग्रेड कहलाता है। बॉन्ड कैसे? जैसे हमारे विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, रेजोनाइट बॉन्ड होता है, सिलिकेट बॉन्ड होते हैं। ये हमारे जो बॉन्ड होते हैं एब्रेसिव कणों को पकड़ते हैं, है ना। एब्रेसिव कण, और जितनी बॉन्ड की मात्रा अधिक होगी वह उतना ही एब्रेसिव कणों को मजबूती से पकड़ेगा, और जब मजबूती से पकड़ेगा तो हमारा व्हील का जो ग्रेड होगा वो हमारा हार्ड होगा। जो व्हील जो होता है हमारा क्या होगा? हार्ड होगा। जब हार्ड होगा तो आपको पता है कि हमारे 3 टाइप्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं कि सॉफ्ट ग्रेड का व्हील, हार्ड ग्रेड का व्हील, मीडियम ग्रेड का व्हील, तो वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको सब नॉलेज हो गया कि ग्रेड हमारा क्या होता है। जो हमारा बॉन्ड है एब्रेसिव कणों को कितनी मजबूती से पकड़ता है वो हमारा व्हील का ग्रेड कहलाता है। तो बॉन्ड की ताकत को कौन निर्भर करता है? ग्रेड। और आपको ग्रेड आपको पता ही है, स्ट्रक्चर भी आपको पता है ना। जो बॉन्ड में एब्रेसिव कणों, जो बॉन्ड जो हमारे एब्रेसिव को पकड़ता है, जो कणों के बीच में जो गैप होता है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर के द्वारा दर्शाते हैं कि उन जो कणों के बीच में हमारा गैप कितना है वो हमारा स्ट्रक्चर दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट इफ द if the surface of the grinding wheel develop smooth and shining appearance।
उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए। उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की जो सतह है वो चिकनी और चमकदार हो जाए। जब हम किसी टूल की ग्राइंडिंग कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस होता है वो चमकने लगता है। हाँ, वो जब चमकने लगता है तो फिर क्या है, टूल की ग्राइंडिंग नहीं होती, वो मतलब कटिंग नहीं करता है, तो उस दोष बोलते हैं। उस दोष को क्या कहते हैं, उसको हम ग्लेजिंग बोलते हैं। जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील का फेस जो है चमक जाता है, ये चमकदार दिखाई देना या शीशे की तरह चमकने लगता है, तो उसे हम ग्लेजिंग बोलते हैं। अगर उसमें लोडिंग क्या होता है, जब हम किसी टूल की ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होते हैं, जो हमारे टूल के जो कण हैं, ठीक है, जो धातु के कण है या फिर टूल मान लीजिए, कुछ भी आप समझ लीजिए, क्योंकि टूल भी हमारा किसी भी मेटल से ही बना होगा, तो वो जब वो टूल की ग्राइंडिंग कर रहे होंगे तो कुछ चिप्स टूटते हैं ना, जैसे हम कोई कटिंग एज है उसकी धार लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मेटल रिमूव होगा। तो वो जब मेटल रिमूव होता है, अगर वो एब्रेसिव कणों के बीच में जो हमारा व्हील है उसमें, क्योंकि एब्रेसिव कण होते हैं, छोटे बड़े बड़े, छोटे छोटे बड़े बड़े होते हैं, तो उन कणों के बीच, उन एब्रेसिव कणों के बीच में जब टूल का जो कण है वो फंस जाते हैं तो उसे हम लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम परिभाषित इस प्रकार से करते हैं कि जब धातु के कण जो हैं व्हील के एब्रेसिव कणों में फंस जाते हैं, तब क्या होता है, वह व्हील हमारा धातु को काटना बंद कर देता है। इसे हम लोडिंग कहते हैं, लोडिंग ऑफ व्हील बोलते हैं। अब इस प्रक्रिया को अगर हटाना है, सही करना, तो इसके लिए फिर हम ड्रेसिंग करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे जो दिया गया है, तो ड्रेसिंग के माध्यम से हम जो उसमें कण फंसे हुए हैं वो हम यहाँ पे सही करते हैं। ठीक है, तो व्हील के फेस को साफ करना व नए कण लाना ही हमारा ड्रेसिंग का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आज की क्लास में बस इतने ही रखते हैं। टोटल हमारा यहाँ पे टाइमिंग जो है 40 मिनट हो गया है, और हमने आज की क्लास में 40 मिनट में 30 क्वेश्चन कराए तो हैं, लेकिन इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर किए। क्लास आपको कैसी लगी? कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा डीप चले जाते हैं, कई बार रिपीट कर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि कुछ स्टूडेंट को जल्दी समझ नहीं आता है, 2-3 बार जब रिपीट करते हैं तो उनको जल्दी आ जाता है। कुछ लोग को एक ही बार में आ जाता है, जिनको अच्छा जल्दी आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें सबको ध्यान देना होता है कि सभी को समझ में आ जाए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा आपको लगा है तो अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली क्लास तो हो ही रही है, अब आपकी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि क्लास नहीं हो रही। दोपहर में भी हमने क्लास ली थी, हो सकता है आपने वो क्लास ना ली होगी। उसमें हमने 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमने चैप्टर, वो कौन सा चैप्टर है हमारा, वेल्डिंग चैप्टर है, उससे 13 क्वेश्चन करा दिए, और आज की क्लास में हमने 30 करा दिए। लगभग 43 क्वेश्चन में आज की क्लास टोटल हम लोगों ने कंप्लीट करा दिए। तो ये आपको हर एक क्लास को देखना है। साथ ही में AITT के मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है तो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 25 रुपये नॉर्मल सी फीस है, 25 रुपये नॉर्मल सी फीस है, जिसमें आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे। केवल फिटर, टर्नर व सीनियर स्टेट के ही स्टूडेंट इसको ज्वाइन करें। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।